क्लास में नहीं था। ला कमेंट दिखा दो बच्चों को। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। लाइव क्लास है क्या मैम? दीपक कुमार, बिल्कुल है लाइव क्लास। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आ जाएं जिनके पास धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जा रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से नोटिफिकेशन जाने का मतलब है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो दीपक कुमार, प्रियंका, दीपक, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। आइए, तो यहाँ पर हम सुजीत कुमार प्रेम, अरे सुजीत नाम है या तुम्हारा प्रेम? एक नाम रख लेते यार। हाँ चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? दीपक कह रहे हैं मैं लाइव हूं या नहीं? आप लाइव हैं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज तक आप तक पहुंच पा रही है, तो बिल्कुल आप लाइव हैं बेटा। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या चैप्टर स्टार्ट किया था? तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था, एंडोक्राइन सिस्टम। आपका बैच कोड है आपका साइंस स्पेशल 11 नंबर बैच। अगर आपको नहीं पता है किसी को तो बता देती हूँ, साइंस स्पेशल 11 बैच में, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग हेमंत सिंह। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन का चैप्टर खत्म हो गया था ना अपना। हाँ, उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम को हम बोलते हैं हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मतलब अंतः का मतलब अंदर, श्रावी का मतलब श्राव करने वाला, और सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। याद है आपको? मैंने पढ़ाई थी आपको बहुत सारी ग्लैंड्स के सिर्फ नाम नोट किए थे अभी तक हमने। राजकुमार यादव, गुड इवनिंग। सुमित राणा क्या लिख रहे हैं? वाई का मतलब पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? दीपक आप लाइव है, अब क्या आपकी शक्ल थोड़ी दिखेगी? मुझे बता तो दी आप लाइव है। चलिए, फालतू के कमेंट मत क्या करो, लाइव हूँ क्या मैं, मेरी आवाज आ रही है कि मेरा नाम ले लो, इन सब में टाइम नहीं खराब होता है तुम्हारा। देखिए बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में कुछ सिक्रेशन देती हैं। और वो सिक्रेशन क्या होता है? तो प्रीवियस क्लास में बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ना होता है? हार्मोन के बारे में पढ़ना होता है। कुछ बच्चे ये बोलते हैं मैं ये चैप्टर फिनिश भी करवा देती हूँ, उसके बाद कुछ महानुभाव आते हैं, वो कहते हैं आपने हार्मोन तो पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा, हार्मोन का मतलब ही क्या है यहाँ पर? एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और उनका प्रॉपर जो सिस्टम है। तो आप बताओगे मैम ये चैप्टर कब हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं सुनील? लास्ट क्लास आपने देखी नहीं? लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट कर दिया था। सुनील आप कहाँ थे बेटा? सुनील आप कहाँ थे? हाँ जी, चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया कि हमारे बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं। तो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं। अब उन 9 के नाम नोट करवा दिए थे, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, उसके बाद एड्रीनल, उसके बाद मैंने गोनेड्स नोट करवाया था, और पैनक्रियाज, आपको सारे थाइमस, ये सब नाम नोट करवा दिए थे। अब हमें डिटेल में एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना है बेटा, जैसे एग्जाम में इन हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं वैसे। तो सबसे पहला ग्लैंड लिखेंगे हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड। आज हम 3 या 4 ग्लैंड कंप्लीट कर लेंगे, तो 1 नंबर लगा के लिखिए थायराइड ग्लैंड। कहीं से भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम सबसे पहले पिट्यूटरी पढ़ाओ, ऐसा नहीं है बेटा, कौन सी भी पढ़ो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर थायराइड ग्लैंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक अलग सा नाम है अवटु ग्रंथि। वैसे तो हिंदी में से थायराइड ग्रंथि भी लिखा हुआ आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अवटु भी लिखा हुआ आए तो वो भी इसी का नाम है, थायराइड ग्लैंड। या क्या है बेटा? इसको हम हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं। अब इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, सब के सब हमें नोट करने हैं। देखिए, सबसे पहला इसके बारे में क्या क्वेश्चन आता है? ये जितनी भी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब में सबसे बड़ी होती है। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड है। मतलब
आपकी अवटु ग्रंथि है। तो 9 में से सबसे बड़ी कौन सी होगी? थायराइड ग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर पाया जाता है? तो इसकी लोकेशन आप लिखोगे हमारी नेक में, गर्दन में। और गर्दन में कहां? ये जो गर्दन का हिस्सा है ना, इस गर्दन के हिस्से में एक पाइप होता है जो एयर को लेकर जाता है, और जिस पाइप को आप बोलते हो विंड पाइप या ट्रैकिया, वायु नलिका, श्वास नलिका या एयर वाला, जो एयर को नाक से लेकर फेफड़ों तक ट्रांसपोर्ट करता है, उस पाइप को हम विंड पाइप बोलते हैं। और ऐसे आपका विंड पाइप है, तो इस विंड पाइप के पीछे की तरफ, अब पीछे तो मैं बना नहीं सकती, तो पीछे की तरफ ऐसे बटरफ्लाई शेप में, ऐसे ऐसे लगेगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप में आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी? अवटु ग्रंथि है। इसको जब देखोगे तो बेटा ऐसा लगेगा कि बटरफ्लाई बैठी है। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बटरफ्लाई के आकार की जैसी कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है? गले में। कहाँ पर? जो हमारा ट्रैकिया है, ये पाइप, ये विंड पाइप है जिसमें विंड मतलब एयर जाती है फेफड़ों तक, ये वो पाइप है। तो इसके पीछे की साइड, ठीक है। पालतू में बना रहे सुनील सिंह क्या कह रहे हैं? जरा इस सुनील सिंह को ब्लॉक करना है यहाँ से। लाइव क्लास कहाँ है ये? तो मतलब क्या है? लाइव क्लास नहीं है तो क्या है? तुम्हारा नाम यहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं, तो ये लाइव क्लास नहीं है क्या? इसको जरा ब्लॉक कर दो इसको। चलिए आइए, इनको फालतू दिमाग खराब करना होता है। कुछ बच्चे आ जाते हैं हर क्लास में जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब करने आते हैं टीचर का। इसका नाम बोल रही हूँ, इसका रिप्लाई कर रही हूँ, तो कह रहा है कि यहाँ से ये लाइव क्लास नहीं है, फालतू में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आपको? चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे बच्चे भी होते हैं इस दुनिया में। सुनिए यहाँ पर कि विंड पाइप के पीछे की तरफ जो ग्रंथि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। और जो सबसे बड़ी होती है एंडोक्राइन में सबसे बड़ी होती है। अब बात करते हैं इस थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन से? तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना बेटा, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन से हार्मोन? इसके बारे में बात करते हैं। तो इस थायराइड ग्लैंड से 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन, क्योंकि बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? हार्मोन के बारे में, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से इस ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? तो एक साइड लिखेंगे आप थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नहीं बेटा, थायराइड हार्मोन। कौन सा? थायराइड। कुछ बच्चे होते हैं ना दिमाग खराब कर देते हैं। थायराइड हार्मोन एक तरफ लिखेंगे, थायराइड हार्मोन, हिंदी में भी सेम नाम है। थायराइड ग्लैंड से एक तरफ लिखेंगे थायराइड हार्मोन बनते हैं, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ जो हार्मोन है उसका नाम लिखेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन। तो 2 तरीके के हार्मोन इस ग्रंथि द्वारा रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एग्जाम में क्वेश्चन आए कि थायराइड हार्मोन कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। फिर पूछे आपसे कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो आप बताएंगे बेटा थायराइड ग्लैंड। वो बात अलग है कि 98% में थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, और सिर्फ यहाँ पर 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। 2% में क्या? कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। अब मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने वाली हूं। मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड से 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब 98% में थायराइड हार्मोन रिलीज करता है और सिर्फ 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अब क्या होता है, ये थायराइड हार्मोन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है T3, एक होता है T4, और एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां से कि T3 एंड T4 हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा रिलीज किए जाते हैं? थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T3 एंड T4? T3 को बोलते हैं टायरोसिन हार्मोन। ट्राई, 3 को ट्राई कहा जाता है। ऐसे ही बेटा T4 का नाम होता है टेट्राआइडो टायरोसिन हार्मोन। टायरोसिन हार्मोन। T3 की फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछे तो ट्राईआइडो
टायरोसिन और T4 की बोले तो टेट्रा आइडो टायरोसिन हार्मोन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो टायरोसिन है वो क्या होता है? ये टायरोसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। ये टायरोसिन जो मैंने लिखा है ना, टायरोसिन, ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में, हमारे खून में पाया जाता है। और आइडो का मतलब होता है आयोडीन, और आयोडीन आपको कहाँ से मिलता है? नमक से। आप सोडियम क्लोराइड खाते हैं, उसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिनरल थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन में सहायक होता है। तो आप क्या बताएंगे बेटा कि यहां से ट्राई आइडोटायरोसिन, तो आइडो का मतलब क्या बताया? आयोडीन। और ये आयोडीन मिनरल जो है वो कौन से हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है? थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। और अगर आपके बॉडी में इस आयोडीन हार्मोन की कमी हो जाती है, सॉरी, इस आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो प्रॉपर तरीके से ये थायराइड हार्मोन बन नहीं पाते हैं, और ये जो गले वाला पार्ट है ये सूज जाता है, और इसको गोइटर घेंगा रोग कहा जाता है। तो मैंने अभी तक सिर्फ आपको ये बात बताई कि जब अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड आयोडीन के साथ जुड़ेंगे तब तो ट्राई आइडोटायरोसिन बनेगा, जिसको T3 थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और जब 4 आयोडीन टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ेंगे तो T4 नामक हार्मोन बनेगा, और ये दोनों हार्मोन T3 एंड T4 क्या होते हैं? थायराइड हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं। अब बात आती है कि ये थायराइड हार्मोन्स क्या काम करते हैं। ये थायराइड हार्मोन्स क्या काम करते हैं? तो इनके फंक्शन लिखिए। थायराइड हार्मोन के फंक्शंस 3 काम करते हैं, मेजर तरीके से इनके 3 काम होते हैं। जरा लिखिए इनके फंक्शन। FN का मतलब यहां पर मैंने फंक्शन लिखा है। FN का मतलब है फंक्शन, क्या क्या कार्य करते हैं ये। सबसे पहला काम लिखेंगे आप यहां पर, मैम थायरोक्सिन क्या होता है? बेटा जो टायरोसिन लिखा है ना मैंने, टायरोसिन, तो यहां पर थायरोक्सिन भी ऑप्शन में हो तो भी सही कर देना। टायरोसिन या थायरोक्सिन यहां पर इसकी फुल फॉर्म में ऐड होता है। क्या लिखा है? पंचानन महातो। पंचानन बेटा आप लेट हो गए क्लास में आने के लिए, चलिए तो थोड़ा टाइम पर आया करें। आप जब टीचर्स में 4-5 कमियां निकाल देते हैं तो वैसे बेटा आपको भी कोई कमियां निकाल सकता है। चलिए लिखिएगा। सबसे पहला फंक्शन नोट करेंगे, इट रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट, इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यह है मानव के शरीर में उपापचयन की क्रिया पर, उपापचयन की दर को, या उपापचयन की क्रिया के दर को संतुलन बना के रखते हैं या संतुलित करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके रेट को रेगुलेट करना। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। बेटा आपके शरीर में एक दिन के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे डाइजेशन से लेकर रेस्पिरेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक, ये सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक दिन में जितनी भी आपके शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सबको एक साथ लाना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म की रेट को कब कम करना है, कब ज्यादा करना है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? T3 एंड T4 हार्मोन, जिनको हम क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का पहला काम हो गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन है जो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कौन से हार्मोन हो गए? T3 एंड T4, मतलब ट्राईआइडोटायरोसिन एंड टेट्राआइडोटायरोसिन। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा फंक्शन क्या है इनका?
दूसरा फंक्शन इन्हीं हार्मोन का होता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं। बेटा एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि क्लास सही चल रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, चलिए दूसरा फंक्शन लिखेंगे, इट रेगुलेट या इट रेगुलेट वाटर अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। ये हार्मोन मनुष्य के शरीर में या मानव के शरीर में पानी की मात्रा पर, मानव के शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करते हैं, तो दो काम हो गए इन हार्मोन को, संतुलित करते हैं इन हार्मोन के T3 एंड T4। पहला तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट को क्या करेंगे बेटा? मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम करेंगे। मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म का मतलब जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? वाटर बैलेंसिंग का, पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं, पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं। और कौन कौन से हार्मोन? T3 एंड T4 हार्मोन, T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक फंक्शन और लिखिए T3 एंड T4 का। T3 एंड T4 का जो तीसरा फंक्शन है वो क्या हो सकता है? तीसरा बेटा ये क्या काम करते हैं? तीसरा, इट रेगुलेट BMR रेट, BMR, इट रेगुलेट BMR। अब इस BMR का मीनिंग क्या है? मेरी क्लास चल रही है ना, एक बार देखना। हाँ जी, इट रेगुलेट BMR। ये BMR की दर पर संतुलन बना के रखते हैं, अब इसका मतलब क्या हो गया? BMR का मतलब क्या है? बेटा आपने दो टर्म सुने होंगे, आपको मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में बताया था BMI, याद है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है और यहां पर क्या है? BMR। और BMR की फुल फॉर्म अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आप बताओगे BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और बेसल मेटाबॉलिक रेट को हिंदी में लिखोगे आधार उपापचयन दर। अब इस BMR का मीनिंग क्या है? BMR का मीनिंग क्या है? आपको मैं केमिकल रिएक्शन बताने वाली हूँ, अगर वो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी तो BMR भी समझ में आ जाएगा। बेटा इतनी बात आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं। ये तो ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ही करवा दिया है ना मैम? लाइव क्लास है, यस, पंचानंद महातो, ये लाइव क्लास है बेटा, टाइमिंग है आपकी 6:30 से 8 बैच की टाइमिंग है, तो लाइव ही है ये। चलिए देखिए इसके अंदर क्या होता है। ये केमिकल रिएक्शन मैंने बताई है बहुत बार कि हमारी सेल्स के पास ऊर्जा कहाँ से आती है, हमारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी कहाँ से आती है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम ATP का नाम देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं। इतनी बात आपको पता है। तो क्या होता है कि इस ग्लूकोज को कौन तोड़ा? ऑक्सीजन, और ये एनर्जी है, ऊर्जा है, और इसी एनर्जी को काम में लेकर हमारी सेल्स क्या करती हैं? सेल्स जो भी उनका काम है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती रहती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की रेट है, इस ऑक्सीजन के अब्जॉर्प्शन की रेट है किसी भी सेल के द्वारा, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की रेट को BMR रेट कहा जाता है। BMR रेट क्या होता है बेटा? कि किसी भी कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की और उसे कंज्यूम करने की जो रेट होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप लिख सकते हो रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ सेल्स, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, इस BMR के बारे में लिख सकते हो रेट ऑफ ऑक्सीजन
कंजप्शन बाय सेल्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण या ऑक्सीजन का अवशोषण करके उसको काम में लेने की दर को हम क्या कहते हैं, बीएमआर रेट। मतलब क्या कहने का मतलब हो गया, अब ध्यान से सुनो मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। मैंने कहा ये देखो कि हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, और थायराइड ग्लैंड से हमने कहा कि दो हार्मोन निकलते हैं। एक तरफ हमने लिखा कौन सा, थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, और मैंने कहा थायराइड हार्मोन दोनों एक साथ T3 एंड T4 दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, हम थायराइड हार्मोन का नाम देंगे। जैसे यहां पर ये रहा, देखिए मैंने कहा कि जो थायराइड ग्लैंड है, कहां गया, रुक जा, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं बेटा, एक थायराइड हार्मोन है और दूसरी साइड क्या है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन के बारे में हमने बात ही नहीं की अभी तक, हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कि थायराइड हार्मोन्स दो होते हैं, T3 एंड T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोटायरोसिन या ट्राई आइडोथायरोक्सिन भी सही हो जाएगा। T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोक्सिन या टेट्रा आइडोटायरोसिन। ये दोनों हार्मोन को एक साथ मिलाकर हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और इन हार्मोन के निर्माण में कौन सहायक होता है, आयोडीन। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि आयोडीन कौन से हार्मोन के निर्माण में सहायक है, T3 एंड T4। अब ये T3 एंड T4 के फंक्शंस क्या हैं, कैल्सीटोनिन का फंक्शन नहीं बताया, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम पढ़ने वाले हैं हाँ जी, देखिए तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे तीन काम करते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन घूमता है क्या कि मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने वाले हार्मोन T3 एंड T4। मेटाबॉलिज्म क्या होता है या मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, तो किस रेट से हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, एक दिन के अंदर जितनी भी आपके शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं उन सबको हम उपापचयन क्रियाएं बोलते हैं। तो किस रेट से करवानी है, T3 एंड T4 डिसाइड करेंगे। दूसरा वाटर अमाउंट, वाटर बैलेंसिंग का काम करेंगे कि किस सेल के पास, किस टिश्यू के पास कितना मात्रा में पानी जाना चाहिए, कौन, T3 एंड T4। तीसरा बीएमआर रेट को रेगुलेट करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेटा बीएमआई मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, और बीएमआर क्या होता है मैम, हमारी सेल्स के पास ऑक्सीजन आता है और वो ग्लूकोज को तोड़ता है, तो ये जो ऑक्सीजन के कंजप्शन की रेट है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की दर है, उसको हम बीएमआर रेट बोलते हैं। तो अगर किसी सेल के पास मान लीजिए ज्यादा ऑक्सीजन आ गया, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा ज्यादा एनर्जी बनेगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो बेटा यहां से हीट निकलेगा, और उस हीट से आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आपको क्या हो जाएंगी बेटा, आपको फीवरिश लगना लग जाएगा, आपको फीवर, आपको बुखार आ जाएगा बेटा, आपको बुखार आ जाएगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम बीएमआर रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तीनों काम किसने किए हैं आप बताओगे, थायराइड हार्मोन ने। अब आते हैं दूसरी साइड,
जो थायराइड ग्लैंड है, मैंने कहा कि उससे एक तरफ तो हमने कौन से हार्मोन 98% में तो कौन से हार्मोन रिलीज कर दिए, थायराइड हार्मोन 98% में। अब 2% में कौन से हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन 2% में। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि 2% में जो कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज हुआ है उसका क्या काम होता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखो कैल्सीटोनिन, कैल्सी का मतलब कैल्शियम। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे शरीर में कहां कहां कैल्शियम होता है? कोई बता सकते हो आप कि हमारे बॉडी में कैल्सी, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में कैल्शियम कहां कहां होता है, तो बेटा आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है, आपकी मांसपेशियों में भी कुछ हद तक कैल्शियम होता है, उसके अलावा आपके दांतों में कैल्शियम होता है बेटा, उसके अलावा आपके बालों में कैल्शियम होता है, उसके अलावा आपके नाखूनों में कैल्शियम होता है, और आपके ब्लड में भी कैल्शियम होता है, खून में भी कैल्शियम होता है। बेटा कैल्शियम मेन कंपोनेंट होता है किसका, हड्डियों का। हमारी हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई होती है, इतनी बात आप जानते हैं। हड्डियां कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये कैल्शियम हमारी हड्डियों को बनाएगा और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उनको रिजिड, उनको कठोर बनाने में सहायक होता है। तो होता क्या है, आपके खून में भी कैल्शियम है। अब खून के अंदर कैल्शियम है ज्यादा, मान लो आपके खून के अंदर कैल्शियम होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन इस खून के अंदर 8 ग्राम कैल्शियम है, और यहां पर आपकी एक हड्डी है ऐसे, और इस हड्डी के निर्माण के लिए इस हड्डी को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और इस हड्डी के पास कैल्शियम की क्या है, कमी है बेटा, कैल्शियम की क्या है, कमी। तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम पड़ा है, एक्सेस कैल्शियम है, उस कैल्शियम को ट्रांसफर करता है हड्डियों के पास कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैल्सीटोनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम है, ब्लड के अंदर क्या है, एक्सेस कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम का मतलब क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है और हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलेगा। और जैसे ही कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलेगा तो अपने साथ इस एक्सेस कैल्शियम को ले जाएगा और किसके पास छोड़ देगा, बोन के पास, हड्डी के पास छोड़ देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा 16 दिसंबर को किए तो बेटा 1 वीक तो लगेगा, कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे, तो रुक जाइए 25-26 तक, 26-27 तक आ जानी चाहिए पवन आपके पास बुक। चलिए, तो एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर करना कहां से, ब्लड से लेकर कहां पर, हड्डी तक, किसका काम है, कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम है। बेटा इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे एक हार्मोन पढ़ाऊंगी वो इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है, हड्डियों के पास जमे हुए कैल्शियम को खून के अंदर लाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो बेसिकली 4 काम किए हैं यहां पर, थायराइड हार्मोन ने 3 और कैल्सीटोनिन ने 1, तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड। तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कहां होती है, गले में। कौन कौन से हार्मोन, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन। T3 T4 का क्या काम होता है, कैल्सीटोनिन का क्या काम होता है, मैंने बता दिया है। अब लिखेंगे डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहने का मतलब क्या हो गया कि थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो बेटा कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पवन मैंने आपका आंसर कर दिया है बेटा कि 16 दिसंबर को आपने बुक ऑर्डर की है तो कम से कम 10 दिन लगेंगे आपके पास पहुंचने में। अगर आपने शहर से ऑर्डर की है तो 3 से 4 दिन में आ जाएगी, लेकिन अगर अपने गांव से की है किसी तो पोस्ट ऑफिस से 8 से 10 दिन लगते हैं बेटा आने में। चलिए तो सुनिए, डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की बीमारी। कहने का मतलब है अगर थायराइड ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं करेगी तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से नोट कर लेना इसको। डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि की कमी या ज्यादा होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे, सबसे पहला बीमारी लिखेंगे क्रेटिनिज्म। पहली बीमारी लिखेंगे बेटा। अच्छा पहली बीमारी नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए कि अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है, इन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए। हाइपोसिक्रेशन का मतलब है, हाइपो का मतलब होता है बेटा कम,
अगर इनका अल्प श्रावण हो जाए तो कौन सी बीमारी, और अगर ये हाइपर सिक्रेशन में हो जाए, अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी, मतलब अधिश्रावण ज्यादा बन जाए तो कौन सी बीमारी। ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके। सबसे पहला, हाइपोसिक्रेशन से पहली बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जिसको हिंदी में बोला जाता है जड़ वामनता, जड़ वामनता रोग। और ये जड़ वामनता कब होता है? जब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, जब हाइपोसिक्रेशन हो जाए, कम बने कौन से हार्मोन, थायराइड हार्मोन, तो एक बीमारी आएगी और उस बीमारी को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। बेसिकली ये बीमारी बच्चों में होती है, चाइल्ड में होती है, बच्चों में। और इस बीमारी में क्या होता है, तो बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट, मेंटली विकास और बच्चों का जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, प्रॉपर उसके शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और इसी को बोला जाता है जड़ वामनता। उन बच्चों को, बच्चे लेट से किसी चीज को समझ पाएंगे, मेंटली तौर पे कमजोर होंगे, पढ़ने लिखने में कमजोर होंगे, फिजिकली तौर से भी कमजोर हो सकते हैं। तो इस बीमारी को कहा जाता है क्रेटिनिज्म, जड़ वामनता। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्रेटिनिज्म बीमारी किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होती है? आप बताओगे थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस होने से हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट बीमारी है यहां पर माइक्सोइडेमा। नेक्स्ट बीमारी है माइक्सोइडेमा। माइक्सोइडेमा वो भी कम निकलने से होती है, कम। माइक्सोइडेमा हिंदी में सेम नाम है माइक्सोइडेमा। ये भी कब होगी, जब आपके शरीर में ये हार्मोन कम निकलेंगे। और जब ये हार्मोन कम निकलते हैं मतलब हाइपोसिक्रेशन से होती है, तो बेटा आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट में कमी आ जाती है। और ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उनके शरीर में वाइटल एक्टिविटीज हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। आपके शरीर में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन आपका और इसके अलावा आपका जो रेस्पिरेशन वगैरह है, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस बीमारी के अंदर। और इंसान की जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाती है, त्वचा सूख जाती है और इंसान का वजन बढ़ जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है और इसे कहा जाता है माइक्सोइडेमा। इसे कहा जाता है माइक्सोइडेमा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस ग्रंथि का डिसऑर्डर है माइक्सोइडेमा, थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट है यहां पर तीसरी बीमारी है, उसको बोलते हैं गोइटर, घेंगा रोग। घेंगा रोग तीसरे नंबर पे लिखेंगे। दो तो ये होगी, पहली क्रेटिनिज्म, दूसरी माइक्सोइडेमा और तीसरी जो आती है वो आती है गोइटर। और गोइटर भी कब होता है, इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चा घेंगा रोग पढ़ेगा या गलगंड रोग पढ़ेगा। और ये भी कब होता है, जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, आयोडीन T3 एंड T4 हार्मोन के निर्माण में सहायक है। बेसिकली जब आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की क्या हो जाए, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो आपको गोइटर होता है। और इस गोइटर के अंदर क्या होता है, गले वाले पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, इसमें पस सा भर जाएगा और ये गले वाला पार्ट है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो यहाँ पर नेक, गर्दन वाला पार्ट है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को कहा जाता है गोइटर रोग। गोइटर मतलब घेंगा रोग। किस मिनरल की कमी से, आयोडीन। किस हार्मोन की कमी से, थायराइड हार्मोन की कमी से। ठीक है, अब एक बीमारी और लिख लो कम बनने से। चौथी बीमारी है हाशिमाटो रोग। हाशिमाटो रोग, हाशिमाटो डिजीज या हाशिमाटो रोग। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी कब होता है, जब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का क्या हो,
हाइपोसिक्रेशन। हाइपो का मतलब क्या है, जब ये हार्मोन कम बने। कौन कौन से हार्मोन, थायराइड T3 एंड T4 हार्मोन जब कम बनेंगे तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं, और उन सेल्स को बोलते हैं हम फॉलिकल सेल्स या थायराइड फॉलिकल सेल्स। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके पास थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और ये सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती हैं, अपने आप डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस स्टेज में अगर आप कोई दवाई वगैरह भी लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो दवाई एक पॉइजन, एक जहर की तरह काम करेगी। मतलब वो जहर की तरह, मतलब वो भी थायराइड ग्लैंड को नष्ट करने का ही काम करेगी वो दवाई। मतलब दवाइयों के कोई इफेक्ट्स दिखते ही नहीं हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम हाशिमोटो डिजीज। और इसमें थायराइड ग्लैंड की सेल्स अपने आप एक दूसरे को मारने लग जाती हैं, इसीलिए इस बीमारी को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। हाशिमोटो डिजीज को ही सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या, मतलब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की सेल्स मरने लग जाती हैं, आत्महत्या करने लग जाती हैं। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे, देखो बेटा कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जब आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हैं उनका सिक्रेशन कम हो तो कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप बताओगे बेसिकली 4 तरीके की डिजीज होंगी, क्रेटिनिज्म, माइक्सोइडीमा, गोइटर, घेंगा और हाशिमोटो डिजीज, जिसको सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, अपने आप को मारना, अपनी सेल्स को मारना, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहलाता है। तो ये चारों हाइपोसिक्रेशन से होती हैं, मतलब थायराइड हार्मोन्स जब कम बनेंगे तो ये बीमारियां होंगी। अब दूसरी साइड देखेंगे, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन गए तो क्या हो सकता है। तो अगर थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो गया, हाइपर सिक्रेशन होने से, हाइपर का मतलब है बेटा ज्यादा, अगर ये हार्मोन T3 T4 ज्यादा बन गए तो क्या हो सकता है, तो आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो सकता है, और दूसरा आपका वजन है उसमें कमी आ सकती है और आपकी स्किन सूख सकती है। वजन बेसिकली हाइपर सिक्रेशन से यहाँ पर इंसान का वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है, उस इंसान का पतला दुबला हो जाएगा, कितना ही खाएगा लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है, स्किन थोड़ी सी है वो सूखने सी लग जाती है उसकी। तो याद रखिएगा ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो सबसे बड़ी है, जो गले में है, और क्या काम करती है, तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का, वाटर बैलेंसिंग का और BMR रेट को रेगुलेट करने का काम करती है। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ होती है, हमारे गले में होती है। ये इतना थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना था, बस खत्म। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो एक ग्लैंड आपकी खत्म होगी, कौन सी, थायराइड ग्लैंड। अब दूसरे नंबर पे चलेंगे, और कौन सी, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड 2 नंबर पे आती है, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। हिंदी में भी सेम नाम है, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्रंथि। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लासेस सही चल रही हैं क्या। कोई कह रहा है बफरिंग हो रही है, यहाँ से बफरिंग तो नहीं हो रही है, प्लीज बताइए, 1 मिनट में बताइए, मैं देखती हूँ, चेक करवाती हूँ।